हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। बच्चों देखो, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में ग्राफ का बेसिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आपने सीख लिया है, ठीक है। और अगर आपने वो सीख लिया है तो अब इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। पहली बात आप समझो कि अगर आपने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना अगर आपने सीख लिया कि बेसिकली हम इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको आने वाले जो भी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो अगर आपने नहीं सीखा है, आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जाकर के एक्सरसाइज 3.1 के जितने भी वीडियोस हैं बेसिकली मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और अगर वो आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके बता दो, ठीक है। ओके, तो फिलहाल आप सीख चुके हो, ठीक है। हम इतना मान करके चल रहे हैं कि आप लोगों को जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने आ गया है, किसी भी आप इक्वेशन का जो है वो ग्राफ आप ड्रॉ कर लोगे। ओके, तो अब समझते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कहता है कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम बात समझते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हम इस टर्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा था कि आपके पास 2 इक्वेशंस पेयर, मतलब आपके पास 2 इक्वेशन होते थे, ठीक है। और हमें उसका अगर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या है कि हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बात समझना, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मे भी शायद आपका जो आपका इक्वेशन हो वो एक्स वाई में ना हो, किसी और टर्म में दिया हो, पी एंड क्यू में दिया हो, तो आपको वहां से पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी होगी। टी एंड कुछ, मतलब कुछ भी, कोई भी वेरिएबल हो तो हमें उस वेरिएबल की क्या करनी होती है, हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। पहली बात ये समझो कि सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलो सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें फिर से अगर सॉल्यूशन की, देखो तो सॉल्यूशन में आपको बेसिकली 3 नाम याद रखने हैं। ऐसे समझ लो कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्यूशन समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आर 3 टाइप्स। इस आप चैप्टर में आप जो इस चैप्टर में आप जो सॉल्यूशन पढ़ोगे वो बेसिकली आप 3 टाइप्स के पढ़ोगे, ठीक है सर। कौन कौन से पढ़ोगे? 3 टाइप्स के पढ़ोगे। पहले नाम याद रखो। पहला हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं ए सॉल्यूशन। मतलब किसी भी इक्वेशन का हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की कोई एक वैल्यू मिलेगी और y की कोई एक वैल्यू मिलेगी। आ रही बातें समझ में? जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। ऐसे समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बहुत आसान सा है ये बात, ये कुछ नया नहीं है, बस हम ये जो थ्योरी बता रहे हैं ये बस बेसिकली नई चीजें हैं। बाकी ग्राफ किस तरीके से, अब यहाँ पे देखो नाम है ना ग्राफिकल मेथड, तो हम वही अपने ग्राफ का यूज करेंगे। मतलब आपको अगर ग्राफ आता है तो आप सॉल्यूशन में निकालोगे, लेकिन बेसिकली इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं ना। तो अगर हम थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये जो ग्राफिकल मेथड है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। आप तो ग्राफ बनाना जानते हो तो आप फिर सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन कुछ थ्योरी हम समझ लेते हैं पहले। ओके, तो हमने कहा सर हमें जो सॉल्यूशन पढ़ने में 3 तरीके के हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला में ए सॉल्यूशन मिलेगा। ए का मतलब होता है एक, है ना, मतलब कि एक्स की कोई एक वैल्यू मिलेगी, सपोज करो 6 मिल गया, वाई की कोई एक वैल्यू मिलेगी 4, बस। यानी कि आपके पास अगर कोई एक इक्वेशन था, अगर दो पेयर ऑफ इक्वेशन थे, ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन थे आपके पास, तो वहां से आप उन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की कोई एक वैल्यू मिलेगी, वाई की कोई एक वैल्यू मिलेगी। उसको हम कहते हैं ए सॉल्यूशन, दैट इज हम उसको अदर वर्ड में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात समझ में आई। दूसरी देखते हैं। दूसरा जो हमें पढ़ना है, दूसरा हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमें मिलेगा इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, जितना आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब शायद x की वैल्यू 1 मिल जाए, मे बी 2 मिले, मे बी 3 मिले, 4 मिले, बहुत सारी मिल सकती है। शायद y की वैल्यू 1 2 3 बहुत सारी मिल सकती है। आ रही बात है समझ में? तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो मे बी हमारे कुछ इक्वेशंस ऐसे भी होंगे जिनके हमें x की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, उनकी हमारी y की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो उनको हम कहेंगे, यानी कि हमारा उस कंडीशन में हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा हम कहेंगे हाँ भाई ये हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं क्या? नेक्स्ट हम समझते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका कि हमारे पास कोई ऐसा भी दो पेयर, एक इक्वेशन ऐसा होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसा भी होगा जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना है,
ठीक है, क्या होना है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना है। तो हमें बेसिकली इन 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलेगा, और हमें नो सॉल्यूशन कब मिलेगा। और ये सारे सॉल्यूशन हम किस तरीके, हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। बस आप पहले ये 3 नाम याद रख लो। ओके, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, चलो मिटाते हैं इसे। ओके सर, तो फर्स्ट हम बात करते हैं अपने ए सॉल्यूशन वाले की। ठीक है, कि हमें ये ए सॉल्यूशन कब मिलेगा सर, ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि हमें एक यूनिक, हम आखिर ग्राफ को किस तरीके से सॉल्व कर लें कि हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ध्यान समझना आप यहाँ से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब ही क्या होता है भाई, एक सिंगल, है ना, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलना। ठीक है, अब समझते हैं कि ये हमें कैसे मिलेगा। अब यहाँ से आपका मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। ओके, बात समझो। मान लो मैंने कहा सर, लेट कर लो, मैंने कहा मेरे पास कोई एक पेयर ऑफ इक्वेशन था, कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमें पेयर ही तो पढ़ना है, आपका चैप्टर का नाम ही है पेयर, है ना। तो ये आपके एक सॉल्यूशन, ये आपके 2 सॉल्यूशन। तो ये आपके 2 सॉल्यूशन है, सॉरी ये आपके 2 इक्वेशन है। अच्छा, तो सर हम ऐसा क्या कर दें, हम ग्राफ में सर कैसे रिप्रेजेंट कर दें कि हमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाए। अब बात समझना, अगर देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है, आप इस इक्वेशन का ग्राफ, आप इस वाली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आप इसी वाली इक्वेशन का भी जो है वो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। देखो ग्राफ ड्रॉ करने का हमेशा मतलब होता है स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन आप जानते हो कैसे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ चुका है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के वहां पे भी फिर से पढ़ो। ओके, तो अब बात समझो कि सर हमारा ये एक सॉल्यूशन हमें कैसे मिल सकता है। बात समझो, अगर इसकी लाइन, ठीक है, आपने इस इक्वेशन की आपने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, और आपने सिमिलरली इस वाले इक्वेशन की भी आपने एक अपने ग्राफ में आपने एक लाइन ड्रॉ करी। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं, बात समझना, फिर से बोल रहे हैं, क्या समझना, कि अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आ रही बातें समझ में। क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि देखो अब ये जो हमारे इक्वेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन, लिख लो इसको अपने वर्ड में, दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, a unique solution. This equation has a unique solution if the lines may intersect if the line may intersect in a single point, in a single point। आ रही बात है समझ में, ठीक है। मतलब कि आपका ये ग्राफ था, ऐसे समझो, ठीक है। आपने मान लो इस वाले इक्वेशन का आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, सपोज दैट ऐसे आपने ड्रॉ किया, और आपने इस वाले लाइन का भी एक जो है वो कुछ आपने ऐसे ड्रॉ किया। तो देखो यहाँ पर ये एक दूसरे को कट किए ना, ठीक है। तो एक जगह कट किए हैं तो हमें केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बात है समझ में, एक जगह अगर कट किया तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि हाँ, हमारा ये जो इक्वेशन है वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये वर्ड याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कब, जब हमारी ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब, ठीक है। अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब अगर मान लो, अगर देखो, अब अगर यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है तो अब इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब क्या कहेंगे, एंड ये भी आप लिख लेना, दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन is called consistent pair of linear equation। हरी बात समझे। तो ये वर्ड याद रखना, कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब कि ये आपको बात पता चल गई कि जो भी हमारे इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन देगा उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। ये पहली बातें समझ में आई। ओके, नोट डाउन कर ले जल्दी से आप इसे, हो गया। चलो सर दूसरी बात समझते हैं। ओके, तो दूसरे सॉल्यूशन की हम बात कर लें, जो कि हमने कहा था इनफाइनाइट, क्या कहा था हमने, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। चलो हटा देते हैं इसे, ठीक है।
बात समझना बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। बस आप इसको, इस थ्योरी को समझ लो। आपको ग्राफ आपने पहले ही पढ़ चुका है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर कंफ्यूजन होगी तो हम आने वाले क्वेश्चन में उन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ग्राफ के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। बट बेसिक तो आपको पता है कि ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब ये एक थ्योरी थोड़ी सी नई है, आपको फर्स्ट वाली थ्योरी समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि सर अब हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलेंगे, मतलब समझ लो इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब एक्स की एक दो वैल्यू नहीं, हजारों लाखों वैल्यूज, है ना, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है इनफाइनाइट, पता नहीं कितनी होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब बात समझो, मान लो सिमिलरली हमने कहा सर मेरे पास फिर से वही दो इक्वेशन थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन थे। अब बात समझना, अगर इन दो इक्वेशंस की जो लाइन है, ठीक है, इन दो इक्वेशंस की जो लाइन है, अगर हम इन लाइंस को अगर एक ग्राफ पर ड्रॉ करें, सपोज करो ऐसे, देखो समझते हैं। मान लो मेरे पास, हमने इस वाले इक्वेशन की हमने लाइन ड्रॉ करी। अब लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है। और हमने मान लो इस वाले इक्वेशन की भी हमने लाइन ड्रॉ करी, और एक ऐसा चांस बना जिसमें हमारी जो दूसरी वाली जो लाइन थी ना, वो भी इसी लाइन पर एक दूसरे को ओवरलैप कर ली। बात समझना, ठीक है। पहली लाइन थी, है ना, पहली लाइन थी, और दूसरी वाली लाइन भी क्या कर दी, इसी पॉइंट पर एक दूसरे को ओवरलैप कर दी। इसका मतलब आप समझो क्या है कि अब ये जो दोनों लाइनें हैं वो हर एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, है ना, हर एक पॉइंट पर कट कर रही हैं। और ये पता नहीं ऐसे कहाँ कहाँ तक ये ऐसे कट करती चलेंगी। सारी बातें समझ में, ये पता नहीं ऐसे कहाँ कहाँ तक ऐसे कट करती हुई चलेंगी। या पहले फिगर बना लो, ओके। तो इस टाइप का अगर हमें अपने ग्राफ में अगर हमें लाइन मिला है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को अगर क्या कर लें, एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप कर लें, तो इस टाइप का हमें जो सॉल्यूशन मिलता है उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। और हम अभी ये कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से। यही तो हमारा, बस यही है हमारी थ्योरी। आगे बातें समझ में, तो देखो इसमें थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं जल्दी से। क्या क्या लिख लिया जाए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं सर कि क्या कह सकते हैं कि अब ये जो हमारा भाई, जैसे हमने पिछला वाला जो लैंग्वेज बनाया था कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट, हैज, ये हटा दो, इनफाइनाइट, this equation has infinite many solution, many solution if the line may be क्या हो जाएगा, मे बी इसको हम एक वर्ड यूज करेंगे कॉन्साइड, है ना, या फिर हम उसको कहेंगे कोइंसिडेंट, मे बी कोइंसिडेंट, ठीक है। मतलब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देना, ठीक है। तो अगर लाइन अगर एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर जा रही हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमें इस केस में हमें इन दोनों इक्वेशन से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, तो हो गया। अच्छा, अब हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, तो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। एंड द इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ना, तो क्या कहेंगे, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये वर्ड याद रखना, द पेयर ऑफ इक्वेशन, हमेशा हम पेयर की बात कर रहे हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन इज नोन या इज कॉल्ड, जो भी कह लो अपने वर्ड में बना करके लिख लो, इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, या इस डिपेंडेंट को हम कभी कभी कंसिस्टेंट भी कहते हैं, याद रखना, कंसिस्टेंट, हमेशा इस केस में तो हमेशा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट वाले में आपको ये बातें समझ में आ गई कि सर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेंगे, तो आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, और दुर्भाग्यवश या संयोगवश जो आपकी दूसरी वाली लाइन है वो भी इसी लाइन को क्या कर दी, ओवरलैप कर दी। तो इस केस में आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ये पॉइंट पर जहां जहां एक दूसरे को ये ओवरलैप कर रही हैं, वहां वहां एक दूसरे को ये कट भी कर रही है। कुछ ऐसा ही तो हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके सर, अब नो सॉल्यूशन को समझते हैं कि सर ऐसी कौन सी कंडीशंस आएगी कि जिस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मतलब ना तो x की वैल्यू मिलेगी और ना ही y की वैल्यू मिलेगी। तो थोड़ा सा इमेजिन करो क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मे बी आपकी ग्राफ हो और एक लाइन ऐसे चली गई और दूसरी वाली लाइन भी ऐसे चली गई, मतलब पैरेलल,
है ना, जो दोनों लाइन हैं वो आपस में कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं। तो जब कहीं भी अगर मीट नहीं करेंगी तो हम क्या कहेंगे, वो हमारी एक हमारी पैरेलल लाइन शो कर रही है, और इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। देखो तो अब आपको बात समझ में आ गई है कि सॉल्यूशन तभी मिलता है जब लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ठीक है। तो इस केस में तो कोई क्रॉसिंग नहीं हो रहा है ना, तो इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आगे बात है समझ में, चलो इसको थोड़ा सा और अपने लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं, अगर आपको वीडियो यहाँ से अगर थोड़ी दूर स्किप करना है तो आप कर लो। देखो लेट कर लेते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, कौन सा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, सेम वही कंडीशन लिखेंगे कि क्या दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। बना लो ना खुद से, ये अब आपको याद हो गया होगा एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, पैरेलल। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, फिर क्या लिखेंगे, इफ द लाइन, बना लो अपने से, इफ द लाइन मे बी पैरेलल, ठीक है, मे बी पैरेलल। तो अगर पैरेलल होगी तो उस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इस केस में, तो अब हम इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये हमारी जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसे हम क्या कहेंगे, तो दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नोन एज इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे बातें समझ में पुराने वाले लैंग्वेज की तरह। तो ये रही आपकी थ्योरी कि आप सर किस तरीके से ग्राफिकल मेथड में किस तरीके से आप पहचानोगे, फाइंड आउट करोगे कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको बातें समझ में आई। 3 बातें आपको याद रखनी, 3 सॉल्यूशन आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना है क्या है, जल्दी से समरी फिर से देख लेते हैं। पहला हमने कहा कि मेरे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और यूनिक सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब हमारी दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को क्या कर रही हो, जब एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हो। तो जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी हमें वहां पर एक पॉइंट मिलेगा, ऐसे एक कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, मान लो 3,4, ठीक है। दूसरा फिर हमने कहा कि सर दूसरा हमारे पास कंडीशन क्या है, दूसरी हमारे पास कंडीशन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की, तो सर अब इसकी क्या कंडीशन है, हम सर इसको ग्राफ के थ्रू कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपने दोनों इक्वेशन की लाइन आपने ड्रॉ की है, आपको ड्रॉ करने आता है, और अगर वो लाइन एक दूसरे को संयोगवश एक दूसरे को अगर ओवरलैप कर ले तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपको थर्ड वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि अगर थर्ड वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। थर्ड वाले केस में क्या मिल सकता है, नो सॉल्यूशन मिल सकता है। मतलब कि आपके पास कोई ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका आपने लाइन जो है, जिसका आपने ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया तो एक लाइन ऐसे चली गई और दूसरी वाली लाइन ऐसे चली गई, तो ये कहीं आपस में मिलेंगी ही नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमें क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखो, अब ये जो नो सॉल्यूशन का जो इक्वेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे, फिर से याद रख लो, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में हमें जो इक्वेशन मिलेगा उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, या जिसको हम कंसिस्टेंट भी कहते थे। और यूनिक वाले को भी हमेशा कंसिस्टेंट ही कहेंगे, मतलब ये हमेशा कंसिस्टेंट रहेगा और इससे भी हम कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। इसका एक और नाम याद रखना है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो कमेंट करके बता दो सर जल्दी से कि हाँ सर हमें ये चीजें समझ में आ गई। ओके, अब ना इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है, हम उसे जल्दी से समझते हैं। ओके सर, इसके थोड़े से एग्जांपल जल्दी से समझ लेते हैं ना, कि सर आप ये तो सर बता दिए, लेकिन सर एक थोड़ा सा एग्जांपल बताते तो सर मजा आ जाता। देखो, आप अपने बुक में, आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, बड़ी अच्छी बात है। अगर बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, क्या देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट का इक्वेशन देखो। तो आपको एग्जाम्पल फर्स्ट का इक्वेशन देखो क्या मिल रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन है।
ठीक है। और इस केस में आप देखो, अब आप इसका ग्राफ देखो, तो आप जब इसका ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, हम भी देख लेते हैं बुक में। तो जैसे हमने देखा, जैसे हमने जब इसका हमने जब ग्राफ देखा, ओके, तो इसका हमने जब ग्राफ देखा तो हमें ये पता चला, देखो हमें ये पता चला कि ये जो दोनों देखो जो लाइनें हैं, देखो ये जो दोनों लाइनें हैं ये एक दूसरे को कहाँ कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपका जो एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, जो आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो ये आपको जो दो इक्वेशन मिले हैं, यानी कि ये जो दो इक्वेशन मिले हैं आपको एग्जाम्पल फर्स्ट से, यानी कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देंगे। कौन सा सॉल्यूशन देंगे? यूनिक सॉल्यूशन देंगे। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे बात समझ में। अब सिमिलरली आप एग्जाम्पल नंबर 2 के इक्वेशन देखो, ठीक है। देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपके बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 2 का जो इक्वेशन है वो कुछ ये है, देख लेना आप। 2x प्लस 3y माइनस 9, जो कि आपने सॉल्व भी किया है, इज इक्वल टू 0। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या था? 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मान लो ये आपके मिले, ठीक है ना। तो अब आप इसका एग्जाम्पल 2 का आप ग्राफ देखो, आप जो है वो एग्जाम्पल 2 का आप ग्राफ देखो। तो आप जो एग्जाम्पल 2 का आप जो ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 का ग्राफ है। तो आपने देखा कि ये एक लाइन थी और दूसरी वाली लाइन भी क्या हो गई, इसी के ऊपर ओवरलैप कर गई। तो इस केस में यानी कि आपका जो एग्जाम्पल 2 है वो आप कैसा सॉल्यूशन शो कर रहा है? वो आपका शो कर रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन शो कर रहा है, ठीक है ना। यानी कि इस केस में आपकी जो लाइन है वो क्या कर जा रही है? वो आपकी लाइन कंसाइड कर जा रही है, ठीक है। क्या कर जा रही है? कंसाइड कर जा रही है। इस केस में क्या कर जा रही थी? लाइन्स हमारी क्या कर जा रही थी? लाइन्स हमारी इंटरसेक्ट कर जा रही थी। याद रखना इस वर्ड को, ठीक है, इंटरसेक्ट कर जा रही थी। और एग्जांपल 2 में हमारी जो लाइन है वो कंसाइड। देखो अभी हम इसको करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज बस समझ लेते हैं, ठीक है। एक बेसिक सी हम चीजों को मतलब थोड़ा सा अपने माइंड में क्या है कि इन चीजों को थोड़ा सा अच्छे से समझ तो लें, ठीक है। बाकी हमें क्वेश्चन तो करना ही है, ठीक है। और वीडियो बड़ी छोटी के चक्कर में बच्चे मत पढ़ा करो, ठीक है, कि सर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है ना। वीडियो बड़ी है, छोटी है, आपको समझ में आना चाहिए। और छोटी वीडियो देख करके क्या करोगे, क्या मजा आएगा छोटी वीडियो देखने में, ठीक है ना। ऐसा तो ना है कि 7th क्लास 8th क्लास में हो, 6th क्लास में हो तो ये तो समझ रहे हो आप, तो समझदार हो। तो चलो देखो, तो लाइन क्या कर गई? कंसाइड कर गई, ठीक है। बस समझो आप, अगर नहीं समझ में आता है फिर आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर इतना बड़ा वीडियो बनाते हैं लेकिन फिर भी समझ में आता नहीं, पता नहीं क्या बताते हैं। तो आप ये बताओ मेरे को, ठीक है, फिर हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, सिमिलरली आप अपने क्वेश्चन में अपने बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखो, तो एग्जाम्पल 3 आपके पास क्या है? x प्लस, एग्जाम्पल 3 में जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था? x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और एक और हमें इक्वेशन मिला था 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी थर्ड। अब इसका आप ग्राफ देखो, तो आप जब इसका ग्राफ देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो ग्राफ है वो हमारी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो पैरेलल है यानी कि हम ये क्या कहेंगे कि हमारी जो लाइंस है, लाइंस हमारी कैसी है? लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल है तो इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलना नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके 3 एग्जांपल दिए थे आपके एक्सरसाइज में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब सर हमें कैसे सॉल्व करना है। अब हम बता सकते हैं कि हमारा कोई भी 2 इक्वेशन है वो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, वो हमारा एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, या हमारा वो एक नो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा। ये हम सब बातें बता सकते हैं। ओके, समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से। अब देखो ये क्या है सर, तो अब हम जो सॉल्यूशन का जो हम नेचर बताते थे, बेसिकली अभी को हमने कौन सा मेथड से बताया? ग्राफिकल मेथड से बताया कि भाई हमारी वो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगी या 1 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट में नो सॉल्यूशन होगा। अभी हम ये ग्राफिकल मेथड से बताते थे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आप बताओ, लेकिन अब जो आपको मेथड यूज करना है वो कंपेरिजन मेथड यूज करना है। तो अब इसको समझते हैं ये बेसिकली है क्या चीज है कंपेरिजन मेथड। चलो देखो समझते हैं। सपोज करो, लेट करते हैं फिर से वही पास, मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कौन सा? a1x। अब इसकी आदत हो जानी चाहिए आपको, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा a2x भाई पेयर है, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक पेयर है, 2 नहीं एक पेयर है, ठीक है। पेयर का मतलब ये होता है इसमें 2 चीजें आती हैं, ओके। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ठीक है ना। तो हम कंपैरिजन किसका करते हैं? देखो जो भी x की, जो भी y की, और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो x की कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x की कोफिशिएंट a2 है, y की कोफिशिएंट b1 है, y की कोफिशिएंट b2 है, और यहाँ पर हमारा c1 और c2 है। तो हम क्या करते हैं? हम इन कोफिशिएंट्स का रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं? रेशियो। अच्छा, रेशियो मतलब देखो अब यहाँ पे जैसे a1 है तो a1, यहाँ पर क्या है? x है,
x का यहाँ पर रेशियो क्या है a2, तो a1 अपॉन a2, यानी कि हम इन कोफिशिएंट का रेशियो लेते हैं। बात समझना, रेशियो, ये हमें पहली रेशियो मिली। अब यहां से देखो, यहाँ पे क्या मिलेगी b1 अपॉन b2, आगे बात समझ में, b1 अपॉन b2, यहाँ से क्या मिलेगी c1 अपॉन c2 मिलेगी। ठीक है, ये आपको 3 रेशियो मिली, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। अब बात समझना, अब यहाँ से मेन बात आपको याद रखनी, क्या, पहली कंडीशन, बात समझना, पहली कंडीशन, इफ क्या, इफ a1 अपॉन a2, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन होगा, वो क्या होगा, वो हमारा कैसा शो करेगा, यानी कि इसकी हमारे जो लाइंस होंगे वो हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि इस केस में हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। आ रही बात समझ में क्या, अगर ये देखो रूल है कि a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में हमें वन सॉल्यूशन मिलेगा। और वन सॉल्यूशन आप याद करो कब मिलता था, जो हमारी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती थी। आगे बातें समझ में, चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखो क्या है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब अगर ये तीनों की तीनों अगर हमारी जो रेशियो हैं अगर वो इक्वल हो गई, ठीक है, तो उस केस में हमें जो लाइन मिलेंगी वो हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कौन सी लाइन मिलेगी, कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। ओके, अब अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो आप बता सकते हो कि इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। आगे बात है समझ में, ठीक है। थर्ड वाला आप जान गए, अब थर्ड वाला देख लो। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बहुत बढ़िया हो गया सर, बट डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ऐसा हो गया ना तो इस केस में हमें कैसे मिलेंगी, इस केस में हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी। आ रही बात है समझ में ना, इस केस में हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। और हम क्या कहेंगे कि जब अगर पैरेलल लाइन है तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलना। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, इतनी बातें आप नोट डाउन कर लो। कर लिया, चलो फिर से देख लेते, समझ लेते हैं कि अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन दैट इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये याद रखो, ये अगर मिला तो हम कहेंगे वन सॉल्यूशन, ये अगर मिला हम कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। भाई सभी इक्वल है, दैट इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और अगर ये मिल गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। देन उस केस में हमें पैरेलल लाइन मिलेगी। आ रही बात समझ में, चलो अब एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने कहा आप अपने बुक का जो आपका जो एग्जांपल फर्स्ट में जो मैंने आपको जो इक्वेशन बताया है, क्या एग्जांपल फर्स्ट का जो आपका जो इक्वेशन है वो आप पहले अपनी कॉपी में लिख लो। क्या है आपके पास एग्जांपल फर्स्ट का इक्वेशन, देखो x माइनस दिख रहा है 2y इज इक्वल टू 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। और उसका दूसरा इक्वेशन क्या था, देख लो अपनी बुक में। ये तो कोई भी हमें एग्जांपल लेना था ना, तो जो एग्जांपल में है वो जो आपकी बुक में हम उसी से ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो हम इसके भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो एक आइडिया तो समझ लें, ठीक है, सर कैसे क्या करना है, एक थोड़ा सा आइडिया तो हमें पता चल जाए। 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चलो अब हम थोड़ा सा इस वाले मेथड को समझते हैं। हमने ये जो a1 अपॉन a2, ये सर क्या है, तो हम इसकी क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। किससे, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसकी हम इससे कंपेरिजन करेंगे। एंड इसकी हम किससे करेंगे, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसकी हम इससे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। अब देखो कंपेरिजन करो, देखो अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, a1, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो आपको a1 इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। आगे बात समझिए, अब देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है, b1, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है, -2, क्या है, -2, हमेशा प्लस सिंबल के साथ, माइनस सिंबल के साथ, ठीक है। तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है, अब ये तो कंपेरिजन करने आता है। अब देखो यहाँ पर, सर यहाँ पर c1 है लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर 0 मान लो, है ना, यानी कि x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू है 0। ये बात समझ में आई। चलो अब इसके लिए कंपेरिजन कर दो, तो बता दो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 4 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 20।
ठीक है, इतनी बातें आ रही हैं समझ में। अब देखो हमने कहा सर रेशियो ले लो, रेशियो रेशियो है ना, रेशियो हमें लेना है। अब देखो मान लो हमने A1 अपॉन A2 लिया, तो A1 की वैल्यू कितनी भाई 1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई, इतनी आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब हम B1 अपॉन B2 की वैल्यू ले लेते हैं, B1 अपॉन B2, तो B1 की वैल्यू देखो कितनी है -2 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है 4। ओके, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। 1 2 दैट इज -1 अपॉन 2, तो B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन 2। हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, ठीक है ना, याद रखना हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन 2। चलो C1 अपॉन C2 की भी वैल्यू भी ले लेते हैं। ओके, C1 अपॉन C2, चलो सर देखते हैं C1 अपॉन C2 क्या है। C1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है -20, दैट इज 0 कह सकते हैं, ठीक है। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब देखो आप मेरे को ये बताओ कि इन तीनों में से आपकी ये कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। ये फर्स्ट वाली फॉलो हो रही है ना, ये फर्स्ट वाली फॉलो हो रही है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन 2। देखो वही तो है A1 अपॉन A2, ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। कहाँ ये 1 अपॉन 3 है, कहाँ ये -1 अपॉन 2 है। तो ये कौन सा फॉलो हो रहा है, सिंस A1 अपॉन A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अगर ऐसा होता था बच्चे तो आप क्या कहते थे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, एक एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, मतलब छोड़ो इसको मत लिखो, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप चेक कर लो, और अगर एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन मिलेगा इसका मतलब जो लाइन हमारी होगी वो क्या होगी, लाइन हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ठीक है। आप देख लो ग्राफ में वो आपकी लाइन कैसे कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो ये भी एक तरीका पूछता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लिया। चलो मिलते हैं अब एग्जांपल्स के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, चलो पढ़ाई करते रहो और इसको एक बार आप फिर से पूरी की पूरी सारी चीजें आप रिवाइज कर लो, ठीक है। और याद मत किया करो कि सर वीडियो बहुत बड़ी है, छोटी छोटी वीडियो में कौन सी पढ़ाई होती है, कोई पढ़ाई नहीं होती छोटी छोटी वीडियो में, ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, और अगर समझ में आया बच्चे तो आप कमेंट करके बता दो, हाँ सर मेरे को समझ में आ गया है, बड़ा अच्छा समझ में आया, अच्छा नहीं समझ में आया, ठीक है, जैसा भी आप बता दो कमेंट करके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।